अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें, क्लास हमारी आज दूसरी है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो पहली क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे मज़ीद। हमारे पास जो इंट्रोडक्शन के हवाले से चीज़ें उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है आप देखें यहाँ पर, तो लिखा हुआ है कि दी अकाउंट। अच्छा, मैंने काफ़ी दफ़ा जो है पिछली क्लास में एक बार यूज़ किया अकाउंट अकाउंट अकाउंट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये अकाउंट क्या होता है। लिखा हुआ यहाँ पे एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये कोई एक सिनेरियो होगा, ये कोई इवेंट होगा, ये कोई रीज़न होगा। ठीक है, हमारे पास क्या कोई वजह क्या बनी कि हमने हमारे पास ट्रांजेक्शन आई, यानी कि सेल्स हुई, परचेज हुई, एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ। एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड ट्रांजेक्शन एंड डायरेक्शन। कह रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन का कोई ना कोई अकाउंट होगा। ठीक है, जैसे कि ट्रांजेक्शन हमारे पास, मैंने एग्जांपल्स लिए आपको बताया, भाई सेल्स हुई, परचेज हुई। ठीक है ना, सेल्स का मतलब बेचा हमने, यहाँ सेल्स का मतलब होता है हमने बेचा, परचेज का मतलब है हमने खरीदा। ठीक है, एट वन प्लेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड यहाँ पर हेड हमारे पास जो मैंने आपको बताया था पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एसेट बताया था आपको मैंने, सही है, एक्सपेंस बताया था। इस तरह से मैंने आपको तीन चार और बताए थे। ठीक है, आपको याद हो, लाइबिलिटीज था, कैपिटल था और रेवेन्यू था। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड ट्रांजेक्शन। कह रहे सिर्फ अमाउंट नहीं बताता हमें, या हम सिर्फ अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसका इफेक्ट एंड डायरेक्शन भी रिकॉर्ड, यानी कि हम ये देखना होता है कि ये डेबिट में जा रहा है अकाउंट या क्रेडिट में जा रहा है। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। लिखा हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो है पांच तरह की क्लासेस हैं। हमारे पास पांच तरह की क्लासेस हैं। एक हमारे पास एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है और रेवेन्यू का अकाउंट है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि भाई ये इतनी देर से हमने पीछे पढ़ा, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ये क्या होता है। इतनी देर से हम पढ़े आ रहे हैं, ये है क्या, ये किस चीज़ है का नाम है, इसमें है क्या। तो देखें, एसेट, सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। एसेट क्या चीज़ है। ठीक है, एसेट क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम अब डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है एसेट इज अ रिसोर्स। एसेट इज अ रिसोर्स, एक चीज़ तो रिसोर्स है, कंट्रोल बाय द एंटिटी। अच्छा, ये एक आपका एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ का मौजूद होना रिसोर्स है। वो कहते हैं ना, यार तुम्हारे पास रिसोर्सेस हैं, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। और जब मैं बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कैश है। ठीक है, आपके पास जो है वो वहीकल है, यानी कि आपके पास कार है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। कार भी आपका एक रिसोर्स है। ठीक है, बिल्डिंग भी आपकी एक रिसोर्स है, बहुत सारे रिसोर्स हैं। कंट्रोल बाय द एंटिटी, क्या ये कैश, क्या ये, दोनों जगह मैंने कैश लिख दिया, कैश और ले लेता हूँ, यहाँ पर हम कार ले लेते हैं। क्या ये कैश, क्या ये कार, क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या ये कंपनी की कंट्रोल में है, क्या ये कंपनी की अपनी चीज़ है। तो यहाँ पर कंट्रोल बाय द एंटिटी का मतलब ये कि किसी और की ना हो, ये कंपनी की अपनी हो। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब क्या है, हमने ये खरीदा होगा। ठीक है, अभी नहीं खरीदा तो हमने पास्ट में खरीदा होगा, यानी कि आज हमारे पास है तो हमने खरीदा कब होगा, कल खरीदा होगा, यानी कि पास्ट में खरीदा होगा। तो पास्ट इवेंट्स का मतलब है कि हमने पास्ट में कभी ये खरीदा होगा। एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, और जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में लगता है कि हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा, हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। अच्छा, ये डेफिनेशन जो IASB फ्रेमवर्क, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऐसी कुछ इसका है फुल फॉर्म। खैर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक तो वो रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय द एंटिटी, कंट्रोल एंटिटी का उसके ऊपर हो। ठीक है, उसकी अपनी मलकियत हो, पास्ट इवेंट की वजह से ये हुआ हो। रिच फ्यूचर इकोनॉमिक, एंड फ्रॉम रिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि आपने कोई चीज़ पास में खरीदी, उसका फ़ायदा आपको कब होगा, फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कार खरीदी, ठीक है,
या आपने कोई वैन खरीदी, अब आपने क्या करना है, उस वैन के थ्रू आपने माल सप्लाई करना है, तो आपको फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्या होगा, आप उससे फ़ायदा उठाएंगे, अपना माल सप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने कैश इन्वेस्ट किया, तो ये क्या होगा, अब आप उसको फ्यूचर में क्या होगा, आप इससे कोई चीज़ें खरीदेंगे अपनी बिजनेस के लिए, तो ये आपको फ़ायदा देगी। आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी, यानी कि आपको फ़ायदा ही होगा, आपके बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा, तो ये इसके ऊपर बात होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एसेट की हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक करंट एसेट है और एक फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट एसेट और फिक्स एसेट को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स। ठीक हो गया, इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। अच्छा, करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स आर वन दैट द एंटिटी एक्सपेक्ट टू यूज विद इन 1 ईयर टाइम फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट मैंने आपको बताया कि भाई 2022 है, अभी 2022 का मतलब क्या है, जनवरी से लेके दिसंबर तक 2022, ऐसे ऐसे मतलब पूरे 12 महीने। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो करंट एसेट वो है जिसको आप एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर यूज़ कर लें, तो ये क्या है आपका, या उसकी लाइफ एक साल की, तो ये हमारा करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट्स को क्या कहते हैं, आर दोस विच बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू लास्ट मोर देन 1 ईयर, यानी कि एक साल से बहुत ज़्यादा, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, सही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, यानी कि आप इसको एक साल से जितना भी आगे यूज़ कर सकें, तो ये आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है। ठीक है, एसेट मैंने आपको बता दिया, एसेट वो चीज़ है जिसमें मेरा कंट्रोल है। अब एसेट की मैं आपको और आगे टाइप्स भी बताऊंगा, भाई एसेट कौन कौन से रहोगे, तो उसके बाद बात करते हैं, बल्कि काम करते हैं हम इसको देख लेते हैं हाथ की आती है, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा एसेट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊँ, यहाँ पर एसेट की मोर एक्सप्लेनेशन। तो एसेट के अंदर देखें लिखा हुआ है कि एसेट रेफर्स टू टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इनटेंजिबल राइट्स। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको आप टच कर सकें, ठीक है ना। इंटेंजिबल का मतलब है कि आर्ट नॉट टचेबल। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग को हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, कार को हम टच कर सकते हैं, मशीन को हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर को हम टच कर सकते हैं, इसी लैपटॉप को हम टच कर सकते हैं, तो ये मेरे क्या है, ये सब टचेबल है, इसको हम टच कर सकते हैं, तो वो हर वो चीज़ टेंजेबल है जो टचेबल है, जो टच जिसको आप कर सकते हैं वो आपका एसेट टेंजिबल है। और एक होता है इंटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो जैसे कि आप किसको टच नहीं कर सकते, आप जो हैं सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से आप लाइसेंस को टच नहीं कर सकते। लाइसेंस का मतलब ये नहीं कि वो लाइसेंस कार्ड में, उसकी बात नहीं कर रहा, लाइसेंस जो आप पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ कोई राइट परचेज़ किया हो तो आप उसका लाइसेंस पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने मैकडोनल्ड से जो है ना वो राइट परचेज़ किया हुआ, आप पाकिस्तान में मैकडोनल्ड से रहेंगे, तो आप बाहर जो मेन हमारी मैकडोनल्ड की जो मेन होल्डिंग कंपनी है, जो उसकी मेन पेरेंट कंपनी है, तो आप उसको टच कर सकेंगे। आप क्या करेंगे, उसको लाइसेंस की फ़ी पे करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका इंटेंजिबल है। ओन बाय द एंटरप्राइज, ओन बाय द एंटरप्राइज मतलब मैंने को पीछे बताया कि कंट्रोल उसका हो, ठीक है, खरीदी भी हो, एंड कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट्स, और उससे फ्यूचर में आपको फायदा हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ एसेट्स के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फिक्स एसेट क्या होता है। फिक्स एसेट रेफर्स टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड दोज विच आर नॉट हेल्ड फॉर डिसेबल। फिक्स एसेट की एक बात की उसने कि एक तो आपने उसको लिया हो किसी किस पर्पज़ के लिए, प्रोवाइडिंग गुड्स, आपने गुड्स उससे बनानी है, गुड्स का मतलब है माल, और सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज का मतलब ये है कि जैसे टी सी एस वगैरह कम है, जो कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनकी गुड्स क्या है, उनकी सर्विसेज हैं। बैंकिंग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी गुड्स उनकी सर्विसेज हैं। लेकिन जो यूनिलीवर है वो अपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे मिल्क पैक वगैरह, ये वो नेस्ले की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब गुड्स हैं, ठीक है। शैम्पू बनाया, हेड एंड शोल्डर बना लिया, सही, लाइफ बॉय बना लिया शैम्पू, तो ये सब क्या है, ये सब आपकी टेंजिबल, ये सब आपके क्या गुड्स हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है एंड दोज विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल इन द नॉर्मल कोर्स, यानी कि ये एसेट्स हम क्यों यूज़, ये एसेट्स हम फिक्स एसेट क्यों लेते हैं, ताकि हम इससे प्रोड्यूस कर सकें गुड्स या सर्विसेज, ठीक है।
एंड अच्छा, एक चीज़ ज़रा समझ लें इसको कि बैंकिंग जो है वो सर्विसेज ऐसी फिक्स एसेट से कैसे सर्विसेज देगा। लैपटॉप से उन्होंने या सर्वर उन्होंने परचेज किए हुए या उन्होंने कंप्यूटर परचेज किए हुए, उससे वो सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। और वो उन्होंने बेचने के लिए नहीं लिए, वो अपने इस्तेमाल करने के लिए लिए हैं। तो हर वो चीज़ फिक्स एसेट है जो आपने बेचने के लिए ना लिया, अपने इस्तेमाल करने के लिए। फिक्स एसेट की मैंने आपको कुछ टाइप्स बता दी कि टेंजिबल फिक्स एसेट भी हैं और इनटेंजिबल भी हैं। टेंजिबल देखें क्या है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, आप इसको टच कर सकते हैं। प्लांट एंड मशीन, या इसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। फर्नीचर आप टच कर सकते हैं। मोटर व्हीकल यानी कि कार्स वगैरह, मोटर व्हीकल के अंदर कार, वैन, बस, ट्रक, ये सब आता है। इंटेंजिबल ऐसे हम लोग बताया कि भाई गुडविल है, पेटेंट्स है, ऐसे कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है, लोगो है, ये सब उनको टच नहीं कर सकते, ये सब क्या है, इंटेंजिबल है। थोड़ा और मैं आपको एसेट्स के बारे में थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाई करंट एसेट, दो तरह के टाइप एसेट की, करंट और नॉन करंट। ये करंट एसेट्स हैं और ये नॉन करंट, उसकी दूसरी टाइप है। तो करंट एसेट का आप देखते हैं, करंट एसेट हमने तो ये तो पढ़ा कि भाई करंट एसेट वो है जिसका आप एक तो जो है आपका कंट्रोल हो और इसकी लाइफ 1 साल हो। तो ये कौन कौन से, कैश इन हैंड, पहला आ गया आपके पास, कैश इन हैंड आपका एक करंट एसेट है। अकाउंट्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, ठीक है। अब ये टर्म्स जो हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, आप इसको अपने पास लिख लें कुछ कुछ की। सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ एक टर्म जो है हमारे पास। अच्छा, कैश इन हैंड का मतलब है कैश आप जो आपके पास मौजूद है, आपके हाथ में पड़ा हुआ है या आपके बिजनेस में मौजूद है, वो है आपका क्या, कैश इन हैंड। कैश एट बैंक का मतलब ये कि आपने बैंक में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ, ये आपका एसेट है तो आपका ना, तो इसका ये आपकी मलकियत है, तो ये आपका जो है एसेट है। कैश भी आपका एसेट है और कैश जो बैंक में है वो भी आपका एसेट है, क्योंकि आपका अपना है, ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, आपका ओनरशिप है आपकी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा ये सब वर्ड, तो ये आपका एसेट है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है, बात करते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल के ऊपर। देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ये है कि वैन गुड्स, गुड्स का मतलब माल, आइटम्स। गुड्स को मैं आपको और अच्छा आसानी से बताऊं तो लैपटॉप्स, ठीक है, एक अगर एग्जांपल ले लें तो लैपटॉप्स, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब आप उधार पे माल बेचते हैं, क्रेडिट का मतलब हमने पढ़ा था पीछे, एक कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। पीटी वाला की बुक में मैंने आपको बताया कि सब थ्योरी मौजूद है, और मैंने अपने इस जो लेक्चर है इसमें मैंने आपको यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, तो मैंने इससे भी आपको सिखाया। तो अगर आप उधार पे अपना माल बेचेंगे, लैपटॉप बेचेंगे, तो आपने क्या, इसका मतलब क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल, इसका मतलब आपने पैसे लेने हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या है कि आपने माल उधार में बेचा और आपने पैसे रिसीव करना है, किससे, कस्टमर से। तो अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, आपने कस्टमर से पैसे रिसीव करना है। इसी तरह से यहाँ पर देखें नोट्स रिसीवेबल है या बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कि बिल रिसीवेबल की इलेक्ट्रिक जो है ना, अपनी का रिकॉर्ड में क्या लिखती होगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम आता होगा भाई सर जैन से जो है ना, वो बिल रिसीव करना है, यानी कि मैंने उनको पे करना है, तो उनके लिए बिल रिसीवेबल है और मेरे लिए बिल पेबल है, पे करना है। एडवांस टू सप्लायर, कैश इन हैंड हो गया था, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को हमने एडवांस में पैसे दे दिए, ठीक है, अभी माल उसने हमें नहीं दिया, तो ये भी हमारा एसेट है। पेटी कैश फंड, पेटी कैश फंड मतलब ये है कि हमने कंपनी में छोटे छोटे खर्चों के लिए कुछ पैसे रखे हुए हैं, अभी वो यूज़ नहीं हुए हैं, अभी रखे हुए हैं, तो वो मेरा एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है मेरी व्हेन गुड्स परचेज फॉर सेल। हमने परचेज इसलिए किया है, हम उसको सेल करेंगे, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, मर्चेंडाइज है। अच्छा, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, आपको कोई इनकम अभी फ्यूचर में रिसीव होगी, वो भी आपकी क्या है, एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी देख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इनके ऊपर, आपको वहाँ पे इंशाल्लाह ये थोड़ी सी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी।
अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड है कि व्हेन एक्सपेंस इज पेड इन एडवांस। एडवांस में जब आप एक्सपेंस पे करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रीपेड कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को? जब आप एडवांस में एक्सपेंस पे करेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड। यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल अभी हमारा मार्च चल रहा है और हमने मई में जो है वो मार्च चल रहा है, मार्च के बाद हमने अप्रैल और मई का कराया, यानी कि रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया, तो ये मेरा प्रीपेड रहेगा। एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देना प्रीपेड, और ये मेरा एसेट होता है। सप्लाइज का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो आपके पास ऑफिस के सप्लाइज हैं, जैसे कि स्टेशनरीज वगैरह हैं, कैलकुलेटर्स हैं, प्रिंटर्स के जो पेजेस होते हैं, रिम्स होते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आपके क्या एसेट्स हैं। तो ये कुछ आपको एसेट्स के नाम बता दिए और आपको मैंने बता दिया भाई। अच्छा, आइए एक चीज़ हम आपका कॉन्ट्रा एसेट होता है, एक होता है एसेट, एक होता है कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब होता है एसेट की वैल्यू कम होना। एसेट की वैल्यू को कम होने को कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम होना। तो कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड डेट क्या होता है? अलाउंस फॉर बैड होता है, मैंने अपने कस्टमर से है उधार माल बेचा, मैंने अपने कस्टमर से जो है 5,000 रुपये लेने थे। ठीक है, अब मुझे लगता है वो 5,000 मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं अलाउंस फॉर बैड डेट रिकॉर्ड करूँगा कि हो सकता है मेरा ये जो डेट है, यानी कि जो मेरा पैसा है, डेट का मतलब होता है पैसा। ठीक है, फाइनेंस, पैसा, जो पैसा है मेरा ये बैड हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो अलाउंस फॉर बैड डेट ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद करंट एसेट के बाद मैंने आपको फिक्स एसेट बताने थे कि भाई हमारी टाइप 2 है। फिक्स एसेट मैंने ऊपर भी देख लिया कि भाई टेंजिबल है, इंटेंजिबल होते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मशीनरी सब आपके टेंजिबल हैं। और कॉन्ट्रा फिक्स एसेट क्या होता है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये होगा कि आपकी एसेट की वैल्यू, यानी कि डेप्रिसिएशन, वो बिल्डिंग का हो, फैक्ट्री का हो, इसकी वैल्यू वो कम हो जब होती है तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता है। इसको भी इंशाल्लाह आगे आके मज़ीद देखेंगे। फिलहाल जो कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा का मतलब है कि वैल्यू कम होना। अगर कॉन्ट्रा एसेट है तो एसेट की वैल्यू कम होना। इंटेंजिबल गुडविल, गुडविल मतलब जैसे डेड और एक गुडविल है। ठीक है, पेटेंट राइट होता है आपके पास, कॉपी राइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, एक नंबर होता है, रजिस्टर्ड नंबर होता है, फ्रेंचाइजिंग लाइसेंस होते हैं। तो ये सब आपके क्या है, एसेट्स हैं। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि भाई एसेट्स क्या होते हैं। मैंने आपको करंट और नॉन करंट की एग्जाम्पल्स भी बता दी। आप स्क्रीन रोक के इसको कॉपी कर लीजिएगा या आप इसको मजीद पढ़िएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छा लाइबिलिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइबिलिटीज के अंदर क्या है, करंट लाइबिलिटी होती है और नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। डेफिनेशन क्या है? अ लायबिलिटी इज अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन पेएबल टू अनदर एंटिटी। लायबिलिटी क्या है? एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है? आप लीगली जो है ना, वो लीगली आप बाउंड हुए हो, एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपने पे करना है किसी दूसरी कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा। आपने जिस कंपनी से 1 लाख रुपए का माल खरीदा और ये खरीदा आपने उधार पे, तो आपके ऊपर क्या चलेगा? लायबिलिटी। ठीक है, अब आपके ऊपर इस जिम्मेदारी की, आपके ऊपर लीगली, लीगल का मतलब ये कि वो आपने कल को पैसे नहीं दिए तो वो कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी, कोर्ट केस चलेगा तो आपसे रिकवरी कर लेंगे, आपसे रिकवरी करने का राइट है उनके पास। तो ये एक उनके पास ऑब्लिगेशन है, एक उनके पास यानी कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है। ठीक है, और उनके पास लीगल राइट है कि आपसे ले लें, और आपका फ़र्ज़ क्या है? आप उनको पे करें जिससे आपने माल लिया है। तो लायबिलिटी बेसिकली क्या है? आपके ऊपर उधार है, आपने उधार को पे करना है। लायबिलिटीज आर इनकर्ड इन ऑर्डर टू फंड द ऑनगोइंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। लायबिलिटीज कब आती है? इन ऑर्डर टू फंड द ऑनगोइंग, यानी कि आपके ऊपर लायबिलिटी क्यों चढ़ती है, इसके ऊपर वजह क्या होती है, आप क्यों उधार लेते हैं? ताकि आपका बिजनेस जो है वो चलता रहे, वो उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो ऑन गोइंग रहे, वो जारी रहें, वो रुके ना। क्योंकि अगर आपकी बिजनेस रुक गया, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ रुक गई, तो फिर आपका बिजनेस का होगा, आपका बिजनेस रुक जाएगा, उससे आपको लॉस होगा, आपकी सेल्स नहीं होगी, आप परचेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इससे फिर आपके एम्प्लॉयज़ फारिग बैठे रहेंगे, वो काम नहीं करेंगे, फिर आप सैलरीज कहाँ से देंगे, तो आपको पूरी चेन रुक जाएगी, आप नुकसान में आ जाएंगे। तो आप क्या करते हैं? आप उधार माल खरीदते हैं या आप बैंक से आके उधार में लोन ले लेते हैं, तो इसको कहते हैं लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटी आपकी या तो करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है।
करंट लाइबिलिटी क्या है? इज वन विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू पे विद इन 1 ईयर। अगर कंपनी ने जो उधार लिया वो 1 साल के अंदर पे करेगी तो ये आपकी लाइबिलिटी करंट कहलाएगी, ठीक है। और अगर कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के लिए अंदर 1 साल से ज़्यादा का टाइम लिया हुआ पे करने के लिए तो ये आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। अच्छा, अब हमारे पास एक अकाउंट आता है कैपिटल अकाउंट। इट इज़ अ पर्टिकुलर अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर, यानी कि मालिक, प्रोप्राइटर भी मालिक को कहते हैं, पार्टनर भी मालिक को कहते हैं। हु इन्वेस्टेड इन मनी इन द बिजनेस, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट क्या है? दीज आर अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चे होंगे, परचेज करेंगे आप, ठीक है, माल खरीदेंगे, ये भी आपका एक्सपेंस है। वेजेस आप पे करेंगे लोगों को, यानी कि वेजेस मतलब मजदूरों को उनकी सैलरी देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी आपको बताऊंगा आगे कि इसका कॉन्सेप्ट है। आप रेंट पे करेंगे, अगर आपने रेंट पे जगह ली हुई है, आप टैक्स पे करेंगे, तो ये तो आपका एक्सपेंस है। तो जब बिजनेस चलता है तो खर्चे भी होते हैं। रेवेन्यू क्या? दीज आर अकाउंट ऑफ इनकम एंड गेन्स, ये वो अकाउंट है जहाँ पर आपने अपनी इनकम वगैरह रिकॉर्ड करनी है, सच एज सेल, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आपकी इंटरेस्ट रिसीव, आपने डिविडेंड रिसीव, या आपने जो भी इनकम रिसीव करी है आपने उसको रेवेन्यू अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ा 5 अकाउंट है आपके पास, ठीक है, हमने पढ़ा आपके पास 5 अकाउंट है। एसेट है, ठीक है, ये रहा एसेट है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रेवेन्यू। अब आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन्स आती रहेंगी आपने उनको अकाउंट वाइज रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपने देखना होगा इस इवेंट में ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ लायबिलिटी के ऊपर अगर बात करूँ तो आपको कुछ नाम बता दो कि भाई लायबिलिटी क्या क्या होती है, तो मैंने लायबिलिटी छोड़ दी। तो देखें, अब लायबिलिटी के ऊपर अगर हम आएँ तो देखें ये लायबिलिटी जो है, ये रही। क्या क्या हो सकती है लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी आपको क्या होता है? अकाउंट पेबल। अब ये टर्म भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अकाउंट पेबल क्या होती है। देखिए, अकाउंट पेबल जो टर्म है, एक तो पेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार है, आपने देना है। पेबल का मतलब आपने देना है, पे करना है। वैन गुड्स यानी कि आइटम्स यानी कि लैपटॉप्स आर परचेस्ड, हमने मतलब खरीदे थे, ऑन क्रेडिट पे, ऑन उधार पे, हमने उधार पे खरीदे थे, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कैश ट्रांजेक्शन होती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है। तो जो आप उधार पे खरीदेंगे माल, आपने पैसे नहीं देंगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी, और आपने अकाउंट पेबल यानी कि आपने इसको पे करना है। तो अकाउंट पेबल का मतलब ये होता है सप्लायर को पे करना है। इस तरह से नोट्स पे बिल, आपने बिल पे करना है। अक्रूड एक्सपेंसेस यानी कि आपके ऊपर सैलरी, अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है? अक्रूड एक्सपेंसेस में लिख देता हूँ, अक्रूड एक्सपेंसेस व्हेन एक्सपेंस इज नॉट पेड, या व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड, तो साफ सुथरा लिख देते हैं इनकर्ड, CURRED, बट नॉट पेड। इनकर्ड का मतलब क्या है कि आपके ऊपर टाइम ड्यू हो गया, आपने एक्सपेंस पे करना था लेकिन आपने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ड्यू हो गई है, आपने नहीं दी, तो आपके ऊपर अब सैलरी पेबल का एक उधार चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रेंट देना था लेकिन आपने नहीं दिया, तो आपके ऊपर रेंट पेबल का उधार चल जाएगा। तो ये अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास जो है ना बहुत सारे आते हैं। आपके पास सैलरीज पेबल आ जाएगा, ठीक है, आपके पास रेंट पेबल आ जाएगा, आपने अगर बैंक से लोन लिया हुआ, आपने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपके पास इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा। बहुत सारे आपके पास पेबल्स आ जाएंगे। अनअर्न्ड इनकम, ये भी आपकी लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ये है कि आपने पैसे एडवांस में ले लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अनअर्न्ड इनकम क्या होता है। वैन वैन कैश रिसीव्ड, तो आप कैश रिसीव कर लेंगे, बट सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड, लेकिन आपने सर्विसेज नहीं दी हैं, ठीक है, आपने सर्विस नहीं दी हैं, आपने पैसे ले लिए। जैसे कि नॉर्मली जो स्कूल्स होते हैं तो यहाँ पर फीस एडवांस में ले लेते हैं लेकिन सर्विसेज बाद में देते हैं। तो ये क्या है? आपकी अनअर्न्ड इनकम होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये कि आपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, जो कि क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। आप तो आपके ऊपर उधार चढ़ जाता है, लायबिलिटी चढ़ जाती है, आपने वापस अदा करने होते हैं। क्रेडिट कार्ड को बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, अब आपने कस्टमर से उधार पे पैसे ले लिए, आपने उसको माल सप्लाई नहीं किया, तो अब आपके ऊपर एक जो पैसे लिए गए आपके ऊपर कर्जा, आपने माल उसको देना है।
एक्सपेंस पेबल ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ऊपर सैलरीज वगैरह ये सब आपने पे करनी। इस तरह से आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे कि बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, ये 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने लाइबिलिटी ली हुई है तो आपने इसको देना है। मॉर्टगेज पेबल यानी कि आपने जो है ना वो क्या कहते हैं उधार पे आपने जो है ना वो कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, आपने पे करना है उसको, 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया हुआ है। बॉन्ड पेबल, डिबेंचर पेबल, इस तरह से ये लाइबिलिटीज़ होती हैं। कॉन्ट्रा लाइबिलिटी होती है डिस्काउंट्स ऑन बॉन्ड, ठीक है, इसको भी इंशाल्लाह देख लेंगे आगे। अच्छा, तो आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि अब लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और एसेट क्या होते हैं। मैंने आपको एसेट के बारे में थोड़ा बता दी, लाइबिलिटीज़ बता दी। अब हम जरा देखते हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक्सपेंस के क्या क्या नाम होते हैं। एक्सपेंस परचेज को कहते हैं, एक तो हमारा परचेज एक्सपेंस होता है, ठीक है, खर्चे, आपने जो माल ख़रीदा वो आपका खर्चा है। सेलिस एक्सपेंस, आपने एम्प्लॉय से सैलरी देनी। इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपने जो है बैंक को इंटरेस्ट देना है। रेंट एक्सपेंस, आपने जो किराए पे जगह ली हुई आपने पे करनी है। कमीशन एक्सपेंस, आपने किसी से कोई सर्विसेज ली उसको कमीशन देना है। रिपेयर एक्सपेंस, आपने किसी से कोई काम करवाया, रिपेयर चीज़ करवाई, उसको आपने एक्सपेंस पे करना है। ट्रांसपोर्टेशन, आपने कोई गाड़ी वगैरह जो है ना वो हायर करी है तो आपने उसका खर्चा भी करना है। एडवर्टाइजमेंट, आपने कोई एड वगैरह चलवाया उसके आपने पैसे देने। यूटिलिटीज़, आपने ये बिजली यूज़ करी है, अपने गैस यूज़ करी है, उसके आपने पैसे देने हैं। से डेप्रिसिएशन मैं आपको आगे बताऊंगा। बेड डेट भी आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। गवर्नमेंट टैक्सेस, आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं। अदर एक्सपेंस, बहुत सारे एक्सपेंस आपको पास हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस बात हो गई। अब कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस क्या होते हैं। परचेज रिटर्न, आपका जो खर्चा काम हो सकता है वो 2 सूरत में हो सकता है। आपने जो परचेज किया था वो आप उसको रिटर्न कर दें, वापस कर दें, या आप डिस्काउंट ले लें, तो ये आपके दोनों कॉन्ट्रा एक्सपेंस कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू के क्या क्या नाम है, जैसे कि आपकी सेल्स आपका एक रेवेन्यू है, या आप जब भी सेल्स, देखिए ट्रांजेक्शन में हो गया, आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी, इवेंट आएगा, आपने इसको पकड़ना होगा कि भाई ये किससे पर्टेन करता है, ये एसेट से पर्टेन करता है, ये एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल है, क्या है। तो आपने उसको फिर उसी हिसाब से वहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा, सही है। ये सब अकाउंट है, मेन हमारे अकाउंट जो है वो एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल है, और ये सब अकाउंट हैं, यानी कि उसके अंदर जो अकाउंट आते हैं मजीद ये वो हैं। एक दफ़ा इनको देखना है ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेल्स है, मैंने जो अपना हैंड आउट है उसमें मैंने लिस्ट शेयर करी हुई है, इसमें भी आप देख सकते हैं, सबके मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। सेल्स है, कमीशन इनकम है, ये भी आपका इनकम है। रेंट इनकम है, अदर इनकम, फी इनकम है। इनकम भी आपकी बहुत सी तरह की हो सकती है। अच्छा, आपकी इनकम कम किस हो सकती है कि आपने जो सेल्स करी है, ठीक है, सेल्स आपकी इनकम है ना, आपकी सेल्स वापस हो जाए, यानी कि आपका कस्टमर आपकी माल वापस कर दे तो आपकी सेल्स कम हो जाएगी, और आप इसको डिस्काउंट देंगे तो भी आपकी सेल्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ओनर्स इक्विटी में सिर्फ ओनर कैपिटल आता है, और ये कैपिटल कम कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट इक्विटी कैसे होती है, ड्राइंग, जब ओनर ड्रॉ कर लेगा, ड्राइंग का मतलब होता है ओनर जो है वो विड्रॉ कर लेगा, क्या, विड्रॉ कैपिटल, कुछ अमाउंट कर लेगा विड्रॉ कैपिटल की, तो ये ड्राइंग की, ठीक है। तो ये जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट है हमारे, और इनके अंदर सब अकाउंट क्या है ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, मैंने आपको टर्म भी लिखा दिया, अभी इसको कॉपी कर लेगा। तो आज जो है माशाल्लाह से हमने अपने जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अच्छा, अब ये ज़रा रूल्स को भी देख लें। ये रूल्स क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट के लिए कि जब एसेट बढ़ता है तो उसको आपने क्या करना है, डेबिट में लिखना है। जब एक्सपेंस बढ़ेगा, एसेट का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि कैश है, आपने डेबिट में लिखना होगा बढ़ेगा। चलें इसको जब जन करेंगे इसको फिर मज़ीद देख लेंगे, अभी आपको ये इतना क्लियर नहीं होगा। अच्छा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ड्राइंग में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रा एसेट की एग्जांपल हैं, ये हम पूरी इसके अंदर की ये नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट के अंदर आपने एग्जांपल पढ़नी है। जैसे कि ये ऊपर भी लिखा हुआ था, यहाँ भी देख लीजिएगा कि भाई अलाउंस फॉर बेड डेटा क्या आपका कॉन्ट्रा एसेट होता है, एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा। कॉन्ट्रा एक्सपेंस आपके पास परचेज रिटर्न होता है, परचेज अलाउंस होता है, परचेज डिस्काउंट है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। कॉन्ट्रा लायबिलिटी आपके पास जो होती हैं वो एक तरह से जो है वो बॉन्ड्स पेबल, डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेबल है। इक्विटी में आपको बताया ड्राइंग होता है, और आपको कॉन्ट्रा रेवेन्यू मैंने बताया कि सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, चाहे ना भी देखें मर्जी आपकी, सिर्फ एग्जाम्पल देखिएगा इसकी। अच्छा, अकाउंटिंग विजन हमारे पास 2 हैं, इसको 2-3 है, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह बाद में। तो ये जो है हमने आज कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या है। चलें आज इंशाल्लाह इसको बस जो हमने कर लिया ये रखते हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लास एंड। उम्मीद है आपको आज का जो है वो लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बेसिक्स को ज़रूर कवर करिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैं बेस स्ट्रॉन्ग कर दूँगा। अभी हमने बहुत काम करना है बेसिक्स के ऊपर, बहुत सारी क्लासेस है मेरी, तो इंशाल्लाह आपको ऐसा और चीज़ें क्लियर कर दूँगा। चलें यहाँ पर हम करते क्लास एंड।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।